हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। आज आपको हम ईटीपी का नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, जिसका टॉपिक का नाम है टाइप्स और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स या टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो पहले देखेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। इसे हम लोग आंतरिक वातावरण भी कहते हैं। आंतरिक वातावरण वह वातावरण होता है जिस पर व्यवसायीकर्ता का पूरा नियंत्रण होता है और व्यवसायीकर्ता अपने हिसाब से जो भी घटक होते हैं, आंतरिक घटक होते हैं व्यवसाय में, वो अपने हिसाब से उसे व्यवस्थित करता है और उसे अपने हिसाब से उसे वो नियंत्रित भी करता है। इसमें पहला है जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि व्यवसाय का क्या उद्देश्य होगा वो निर्धारित करेगा। क्या पॉलिसी, क्या नीति होगी व्यवसाय में, कैसे हमको अपने क्या ऑब्जेक्ट सेट करने के बाद वो अपनी नीति निर्धारित करता है कि व्यवसाय का क्या नीति होगा। और फिर उत्पादन या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अपने संगठन का कैसा ढांचा होगा उसे वो निर्धारित करता है। कितने विभाग होंगे, कितने उपविभाग होंगे, वो निर्धारित किया जाता है। तो ये सब व्यवसायीकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को किस तरह से सेटअप करे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सूचना प्रणाली कैसी होगी व्यवसाय में, किसको कैसे किस माध्यम से सूचना देना है वो तय करेगा। प्रोडक्शन मेथड, यानी कि हमें किस पद्धति से उत्पादन करना है और उत्पादन क्षमता, कैपेसिटी कितनी होगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या होगी, वो भी डिसाइड करता है कि हमें एक दिन में चाहे एक महीने में कितना उत्पादन करना है और किस पद्धति से उत्पादन करना है, एट्सेट्रा। इसमें और भी बहुत सा है जो अपने अनुसार वो इंटरनल इन्वायरमेंट, क्या हमारे कितने एम्प्लॉयज़ होंगे और या फिर कितने भी हमारे वर्कर्स, किसके अंडर में कौन काम करेगा, ये सब निर्धारित करना। किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ का चुनाव करेंगे, उनको कौन निर्देशन देगा, सब ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेसमैन या जो बिजनेस संचालन करता है वो उसको इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। अब इसमें दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाहरी वातावरण, जिस पर एक व्यवसायीकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये बाहरी घटक होते हैं जो व्यवसाय को प्रभावित तो करते हैं, पर व्यवसायीकर्ता का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। एक्सटर्नल फैक्टर को या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दो भाग में बांटा गया है, देख सकते हैं आप, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं और मैक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग जनरल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। तो पहले देखेंगे हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में है कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, पब्लिक, मार्केट, इंटरमीडियरीज, एट्सेट्रा। अर्थात यह हुआ कि कस्टमर यानी ग्राहक। ग्राहक हमारा मेन होता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि वही हमारा सारे जो भी गुड्स को परचेज करने वाला होता है। ग्राहक एक प्रकार से हमारे व्यवसाय का हिस्सा तो है, पर वो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी गुड्स या सर्विस होता है वो अपने कस्टमर्स को ही सेल करते हैं, पर कस्टमर की चॉइस, उसके फैशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वो अपने इच्छा अनुसार जो उनको पसंद आएगा वही वो ख़रीदारी करते हैं। तो हम लोग कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करें ये हम लोग कर सकते हैं, पर कस्टमर पे हम लोग दबाव या प्रेशर कोई प्रकार का नहीं बना सकते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को ले ही। इसलिए कस्टमर के चॉइस, उसके नेचर, उसके डिमांड को ध्यान में रख के हमें प्रोडक्ट बनाना होता है। नेक्स्ट है इसमें कॉम्पिटिटर्स। अगर हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो हमको अपने कॉम्पिटिटर्स का क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उसका प्रोडक्शन है, कैसा क्या प्राइस है, उसको ध्यान में रख करके हमें अपना स्ट्रेटेजी तैयार करना होता है। क्योंकि कॉम्पिटिटर पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है, पर उसकी वजह से हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है। क्योंकि अगर कोई वो नया टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई अच्छे प्रोडक्ट ले आते हैं और कम कीमत पे लाते हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट
को मार्केट में सेल करने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए कॉम्पिटिटर को हमेशा हमें अपने ध्यान में रखना पड़ता है कि वो कैसा प्रोडक्ट उसका है मार्केट में और वो किस तरह से प्रमोट कर रहा है, उसको ध्यान में रख के हम लोग को भी अपने व्यवसाय को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट है सप्लायर। सप्लायर यानी कि पूर्तिकर्ता, जो हमें कच्चा माल सप्लाई करता है या फिर जिससे हम अपने व्यवसाय के लिए माल प्राप्त कर सकते हैं, या फिर चाहे वो कच्चा हो या फिर वो निर्मित माल हो। क्योंकि होलसेलर के लिए एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर सप्लायर हो सकता है, और मैन्युफैक्चरर के अलग अलग लोग के लिए अलग अलग सप्लायर होते हैं। मैन्युफैक्चरर के लिए जो कच्चा माल देता है वो उसके लिए सप्लायर होगा, होलसेलर के लिए जो प्रोड्यूसर उसे माल सप्लाई करते हैं वो उसका सप्लायर, और रिटेलर के लिए होलसेलर सप्लायर हो जाता है। तो सप्लायर सभी पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। तो सप्लायर अगर हमें समय पर सामान नहीं देगा तो हम लोग को अपने प्रोडक्शन को बनाने में या फिर बेचने में कठिनाई हो सकता है। इसलिए सप्लायर को हम लोग अगर सही समय पे पेमेंट कर दे तो वो भी हमें आसानी से सामान उपलब्ध करा देगा। या फिर अगर कभी किसी तरह का परेशानी आती है तो सप्लायर को भी कठिनाई होता है कि वो कैसे अपने गुड्स को सप्लाई करे। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक आम जनता होती है जो हमारे व्यवसाय का हिस्सा तो नहीं होती है, पर किसी कारणवश अगर जनता को हमारा प्रोडक्ट अगर नहीं पसंद आता या हमारा विज्ञापन नहीं पसंद आता तो वो हमारे व्यवसाय के खिलाफ़ आवाज़ उठा सकती है। इसलिए हमें जो भी प्रोडक्ट या का निर्माण करना है या उसका विज्ञापन करना है तो जनता के भावनाओं को ध्यान में रख कर के कार्य करना होता है। नेक्स्ट इसमें है मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज मतलब हुआ अर्थात यहाँ मध्यस्थ कह सकते हैं, विपणन मध्यस्थ, जो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने के बीच में जितनी भी कड़ी होती है, जैसे एजेंट, ट्रेडर होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, ये सब अगर बीच में अगर ये कड़ी ना हो तो एक बड़ी मुसीबत या बड़ी संकट एक मैन्युफैक्चरर के सामने हो सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचे मार्केट में। इसलिए इंटरमीडिएटरीज का भी एक बड़ा एम रोल है जो मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट है फिर मैक्रो इन्वायरमेंट और जनरल इन्वायरमेंट भी इसे कह सकते हैं। पहला है इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मीन्स हुआ कि आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण भी हम देखेंगे, इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ को शामिल किया जाता है। जैसे कि हम इसमें पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, हमारे कंट्री में आर्थिक विकास की कैसा स्तर है, और यहाँ हमारे देश में कैपिटल मार्केट कैसा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ी है तो कैपिटल मार्केट, और साथ ही साथ हमारा गवर्नमेंट का क्या आर्थिक प्रणाली है और क्या पॉलिसी है, ये सब देखेंगे इसके अंतर्गत। और फिर क्या हमारा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, तो हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जो हम लोग अपनाते हैं। हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में होता है कि निजी कंपनी भी कार्य करती है और साथ ही साथ सरकारी कंपनी भी यहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह में कार्य करता है अपना। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक है हमारे यहाँ। और फिर इसमें इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा है हमारे यहाँ का, यानी मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कर नीति, ये सब को देखते हुए ही हमें को व्यवसाय करना होता है। इन सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखते हुए हमारे व्यवसाय का क्या कैसे हम लोग को अपना संरचना करना है उसको निर्धारित करना होता है। नेक्स्ट है इसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हो गया कि हमारे देश में क्या राजनीतिक कैसा वातावरण है, इससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि जो भी सरकार व्यवसाय में जो राजनीति दिशा में बदलाव करती है उसे अपनाना होता है, और जो सरकार रहती है वो अपने अनुसार कुछ न कुछ इसमें अपने हिसाब से उसमें बदलाव लाती है
और उसे व्यवसाय को अपनाना होता है। तो राजनीति हस्तक्षेप हमेशा इसमें बना रहता है, व्यवसाय में भी। नेक्स्ट है इसमें सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। हमारे समाज और हमारी संस्कृति क्या है, उसी के आधार पे हमें व्यवसाय को अपने ध्यान में रख के करना होता है, क्योंकि जो समाज में जो जिस तरह का वातावरण है उसी प्रकार का हम प्रोडक्ट को उसको बना के अपने समाज में दे सकते हैं। हम समाज से भिन्न नहीं हो सकते हैं, हम समाज का एक अंग है, इसलिए हमारे समाज में सामाजिक और हमारे संस्कृति को देखते हुए ही हमें अपने व्यवसाय को करना होता है। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में हो जाएगा कि क्या वैधानिक वातावरण है हमारे यहाँ, क्या इसके प्रति कानून है किसी व्यवसाय का, उस कानून के दायरे में हमें काम करना होता है। हम कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, और जो भी कानूनी नीतियां हैं उसे अपनाना होता है, चाहे वो श्रम संबंधी हो या कस्टमर्स के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे लेबर एक्ट हो या बिजनेस लॉ हो या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, सभी को हमें ध्यान में रखना होगा। या वेज पेमेंट, अगर कर्मचारी है तो वेज पेमेंट सिस्टम को अपनाना होगा, मिनिमम वेज उन्हें देना होगा। और अगर वर्कर्स को किसी तरह का नुकसान हो जाता तो वर्कर्स कॉम्पनसेशन एक्ट को भी हमें अपनाना होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, उसको भी अपनाना होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन बिजनेस है, फॉरेन एक्सचेंज का क्या है रूल रेगुलेशन, उसे भी देखना होगा। तो जितने तरह के वैधानिक नियम होते हैं उसे हमें अपनाना होता है अगर उस व्यवसाय से संबंधित है तो। नेक्स्ट है इसमें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मीन्स हो गया कि हमारा नए नए तकनीकी के द्वारा उत्पादन का निर्माण करना कई कंपनियां करती है। हम आज क्या बहुत सी तकनीकी से जो उत्पादन होता है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा हो पाता है। तो अगर कोई तकनीकी चेंजेस आते हैं तो उसे हमें अपनाना होता है, और नए नए रिसर्च पर भी ध्यान देना होता है कि नई नई वस्तुओं को कैसे नए डिजाइन से, नई किस्म से इसे बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे आसानी से ख़रीदारी कर सके और कम से कम लागत आ सके। तो ये हो गया आपका मैक्रो इन्वायरमेंट का फीचर्स, क्या क्या घटक है जो हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।